स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन गिरने के बाद नाटो देशों और रूस के बीच तनातनी बढ़ गई है। वहीं रूसी संपत्तियों को जब्त करने के यूरोप के प्रस्ताव पर भी रूस बौखलाया हुआ है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की बात कहकर यूरोप को और चिंता में डाल दिया है। आइए आपको एक संबंधित रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। जंग भले ही यूक्रेन और रूस के बीच हो, लेकिन सैन्य और आर्थिक मदद के साथ पीछे खड़ा है समूचा यूरोप और नाटो के कई देश। ये सहायता रूस के लक्ष्य के सामने दीवार बनकर खड़ी रही है। बार बार की चेतावनियों के बाद अब लगता है रूस भी इन देशों से दो दो हाथ करने के मूड में आ गया है। पोलैंड के बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ मॉस्को के इरादों के संकेत बताती है। हालांकि रूस ऐसे किसी हमले से इनकार करता है, लेकिन समूचा यूरोप क्रेमलिन के इन दावों को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। सोमवार को ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने नाटो हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर लंदन में मौजूद रूसी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। दरअसल रोमानिया ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया था। आरोप है कि एक रूसी ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गया और करीब 50 मिनट तक रहा। रूस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे रूस को बदनाम करने की साजिश बताया। रोमानिया ने जवाब के लिए रूस को समन भेजा था। इससे पहले यूक्रेन में हमले के दौरान कुछ रूसी ड्रोन पोलैंड में घुस गए थे, जिसे पोलिश वायुसेना ने मार गिराने का दावा किया था। रोमानिया और पोलैंड दोनों ही नाटो के सदस्य देश हैं। रूस ने नाटो देशों को निशाना बनाने से पूरी तरह से इनकार जरूर किया है, लेकिन नाटो द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता पर नाराजगी जताई है। नाटो रूस के साथ लड़ रहा है। इसके लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नाटो वास्तव में इस युद्ध में शामिल है। रूस ने अपनी संपत्तियों को जब्त करने के यूरोपीय विचार पर भी जोरदार वार किया है। रूस ने कहा, अगर ऐसा किया गया तो यूरोपीय देशों पर हर संभव दबाव बनाया जाएगा। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के साथ लेन देन पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 300 से 350 अरब डॉलर की रूसी संप्रभु संपत्ति को यूरोपीय प्रतिभूति डिपोजिटरी में जमा कर दिया गया। यूरोपीय आयोग इन संपत्तियों का उपयोग कर यूक्रेन की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ वित्त पोषण का नया तरीका खोजने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा यूरोप रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने का भी दबाव डाल रहा है। इस पर ट्रंप की नई चाल से यूरोप चित्त होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है, अगर नाटो सहयोगी रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो अमेरिका रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि पुतिन को लेकर उनका धैर्य जवाब देता जा रहा है। इस पर क्रेमलिन ने कहा, रूस अब भी कूटनीति के जरिए यूक्रेन का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु दयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु दयाल जी, पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब रोमानिया की हम बात करें या पोलैंड की हम बात करें, जिस तरह के आरोप ये रूस के ऊपर लगा रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये दायरा कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन से निकल के अब और व्यापक हो गया है? दायरा कहीं ना कहीं रूस और यूरोप के बीच में सीधी सीधी तनातनी दिख रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और अब ये रूस और यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ये लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री, न रशिया न यूक्रेन, दूसरे पक्ष की बात सुनने को तैयार है, उनकी शर्तें मंजूर करने को तैयार है। और यूरोप जो है ये दिख रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सहायता करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन की, ताकि रशिया पे दबाव बढ़े। अब अभी हाल में ये खबरें आई, जैसा आपने जिक्र किया, कि पोलैंड और रोमानिया दोनों ने ये कहा है कि रूसी ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में आए और उन्होंने या तो मार के गिराया, अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तो उन्होंने बार बार कहा है कि हमने उनको खदेड़ के बाहर भेज दिया। लेकिन क्या इनसे तनाव बढ़ेगा? अगर ऐसा हो रहा है तो तनाव बढ़ना तो जरूरी है। तो ये जो ट्रंप साहब ने अलास्का में समिट की थी
और कोशिश की थी कि पुतिन साहब के लिए पूरा रेड कारपेट हो, वो सब नाकाम हो गई। और ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस जो है वो ट्रंप साहब की जो कोशिशें हैं उनके साथ चलने को तैयार है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जो शर्तें वो मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन कहता है कि हमारी जितनी टेरिटरीज हैं वो सब हमको वापस की जाए, और उनका बार बार यही कहना है कि हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी पूरी टेरिटरी हमको नहीं वापस मिलती। और रूस तो ऐसा करने को तैयार नहीं है। रूस कहता है कि जो अभी हमारे कब्जे में है वो हमारा ही रहेगा। तो इस वजह से ये तनाव खत्म नहीं हो रहा और बल्कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा नेटो देश भी कुछ कुछ लग रहा है कि आगे आ रहे हैं, और तनाव सिर्फ अब रशिया यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये यूरोप के दूसरे देशों तक भी फैलता जा रहा है। प्रभुदयाल जी कहते हैं कि युद्ध में सब कुछ संभव है, और रूस ने एक आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि ये रोमानिया के ऊपर जो ड्रोन गिरे हैं ये यूक्रेन की ओर से गिराए गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक कहावत है कि जब लड़ाई छिड़ती है तो सबसे पहले सच का खात्मा होता है। When war breaks out, truth is the first casualty. तो क्या सच है क्या नहीं है ये बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है, रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी, कि पूरी तरह से जिम्मेदार दूसरी साइड को बताया जाए और ये हम साबित कर सकें कि भाई दूसरी साइड जो है वो शांति बहाल करने में सहायता नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी वजह से युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो कुछ प्रभुदयाल जी, ऐसे में हमारे दर्शकों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या रूस और नाटो के बीच में सीधी लड़ाई छिड़ सकती है जिस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर तो वी आर इन थर्ड वर्ल्ड वॉर। और क्या है थर्ड वर्ल्ड वॉर? अभी देखिए, आप गाजा में जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होती नजर आ रही है, जो सूडान में वो लड़ाई चल रही है वो नहीं खत्म होती आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म हो रही है। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट दोनों आगे एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि इसके भी संकेत आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी शायद एक्सपैंड करे, दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व हो, और रशिया यूक्रेन वॉर के बढ़ने के भी इम्कान आ रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया डायरेक्टली कह रहे हैं कि उनके ऊपर ड्रोन आए हैं, लगता है जैसे उनको अटैक करने की कोशिश थी, और उन्होंने F-16 प्लेन्स को भेजा और उससे ड्रोन्स को मार गिराया गया। तो कुछ समझ में नहीं आता कि आगे रास्ता भाई क्या है, कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों साइड रूस और यूक्रेन अपनी बात पे अड़े हैं। बिल्कुल। और प्रभुदयाल जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर नेटो सहयोगी रूस से तेल खरीदना बंद करें तो वो सैंक्शन लगा सकते हैं। ये यूरोप के लिए किस तरह से फंस गया है इसमें यूरोप? देखिए, अगर ट्रम्प साहब सही बात करते तो वो पहले यूरोप पे सैंक्शन लगाते। इंडिया पे किस तरह का, जैसे उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, क्योंकि सबसे बड़ा जो एनर्जी का जो परचेजर है वो तो यूरोप है, गैस भी। और तो अगर वो ये कह रहे हैं तो करके दिखाए, लेकिन क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और है, तो मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूं कि वो यूरोप पे इतना दबाव डालेंगे कि यूरोप बंद कर दे ऑयल परचेज, क्योंकि यूरोप की जरूरतें हैं, वो कहां से पूरा करेंगे? उनको कहीं ना कहीं से तेल चाहिए, और रशिया से इस वजह से उनको खरीदना पड़ता है। ठीक है प्रभुदयाल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली